आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक मल्हार से पाठ सत्रिया और बिहू नृत्य के अंत में दिए गए प्रश्नोत्तर, जो पृष्ठ संख्या 82 से 93 पर दिए गए हैं। पाठ से आइए अब हम इस पाठ को थोड़ा और निकटता से समझ लेते हैं। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से क नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। माँ एलेसेंड्रा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वे असम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थीं। उन्हें असम बिहू और सत्रिया नृत्य से बहुत प्रेम था। उन्होंने एंजेला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए। वे अपने कार्य में सहायता के लिए बेटी को लाईं और इसका सही उत्तर है उन्हें असम बिहू और सत्रिया नृत्य से बहुत प्रेम था। तो इस विकल्प के सामने आप तारा बना देंगे। प्रश्न 2, अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा, क्यों? अनु के पास खिलौने थे, दोनों की आयु एक समान थी, दोनों को अंग्रेजी भाषा आती थी। एंजेला अनु से असमिया भाषा सीखना चाहती थी और इसका सही उत्तर है कि दोनों की आयु एक समान थी। तो दूसरे विकल्प के सामने तारा बना दिया जाएगा। प्रश्न ख, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। यहाँ 4 विकल्प दिए गए और आपने इनमें से जो ये विकल्प चुना है, यही विकल्प क्यों चुना है, यह बताना है आपको और इसके लिए मित्रों के साथ चर्चा करनी है। इन उत्तरों को चुनने के कई कारण हो सकते हैं, आप कोई भी कारण दे सकते हैं। मैं यहाँ पर संभावित कारण बता रही हूँ। इन उत्तरों को चुनने का कारण यह है कि कहानी में बताया गया है कि एलेसेंड्रा असम के बिहू और सत्रिया नृत्य से प्रभावित थी और वे इन नृत्यों को डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से दिखाना चाहती थीं। इसलिए यह कथन सही है कि उन्हें असम बिहू और सत्रिया नृत्य से प्रेम था। दूसरे प्रश्न में अनु और एंजेला एक दूसरे को देखते ही घुल मिल गए क्योंकि उनकी उम्र समान थी और यह बात कहानी में स्पष्ट रूप से लिखी गई है, इसलिए यह उत्तर सही है। मिलकर करें मिलान। पाठ में से कुछ शब्द चुनकर स्तंभ 1 में दिए गए हैं, उनसे संबंधित वाक्य स्तंभ 2 में दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और रेखा खींचकर शब्दों का मिलान उपयुक्त वाक्यांशों से कीजिए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 यह आपकी पुस्तक में दिया गया है, तो मैं यहाँ पर इसका उत्तर बता रही हूँ। स्तंभ 1 में पहला है सत्र, इसका मिलान आप करेंगे स्तंभ 2 के छठे के साथ। सत्र यह असम के मठ हैं, इनकी संख्या 500 से भी ज़्यादा है। ये पूजा पाठ और धार्मिक गतिविधियों के स्थान हैं। सत्रिया नृत्य की उत्पत्ति इन्हीं सत्रों में हुई है। और स्तंभ 1 में दूसरा है बोहाग बिहू और इसका मिलान आप करेंगे स्तंभ 2 के 4 से। असम में मनाया जाने वाला एक त्यौहार, यह असम में नए साल की शुरुआत और बसंत के आगमन का प्रतीक है। स्तंभ 1 में तीसरा है लंदन और इसका मिलान करेंगे नंबर 2 के साथ। यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड की राजधानी। स्तंभ 1 का चौथा है गुवाहाटी और इसका मिलान करेंगे स्तंभ 2 के नंबर 5 के साथ। भारत के असम राज्य का एक प्राचीन और सबसे बड़ा नगर है। स्तंभ 1 का 5वां है ब्रिटिश अकादमी, इसका मिलान करेंगे स्तंभ 2 के नंबर 3 के साथ। यूनाइटेड किंगडम देश की एक सरकारी संस्था। स्तंभ 1 का 6वां है 20वीं शताब्दी और इसका मिलान करेंगे स्तंभ 2 के नंबर 1 के साथ। ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी 1901 से 31 दिसंबर 2000 तक का समय। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपनी कक्षा में साझा कीजिए और लिखिए। क, असम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में है, जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। इनके साथ असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। इस पंक्ति से यह स्पष्ट होता है कि असम प्राकृतिक सुंदरता, वन्य जीवन और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण उत्पादों जैसे रेशम और चाय के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ असम की सांस्कृतिक विरासत भी बहुत समृद्ध है। विशेष रूप से इसके पारंपरिक नृत्य जैसे बिहू और सत्रिया नृत्य
जो वहाँ की लोक संस्कृति और धार्मिक परंपराओं से जुड़े हुए हैं। प्रश्न ख, पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संस्कृति से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, और इस कथन का अर्थ यह है कि नृत्य और संगीत केवल मनोरंजन के साधन नहीं हैं, बल्कि ये भावनाओं को व्यक्त करने के सबसे प्रभावशाली माध्यम भी हैं। हर संस्कृति में किसी न किसी रूप में नृत्य और संगीत का महत्व होता है, चाहे वह खुशी का अवसर हो, धार्मिक काम हो या किसी विशेष भावना को व्यक्त करने का तरीका। असम में भी नृत्य और संगीत का विशेष महत्व है, जहां लोग बिहू और सत्रिया नृत्य के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। सोच विचार के लिए निबंध को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क, एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसके मन में कौन कौन से विचार चल रहे होंगे? एंजेला के मन में यह विचार चल रहे होंगे कि बिहू नृत्य और त्यौहार दोनों को एक ही नाम क्यों दिया गया है। वह यह भी सोच रही होगी कि क्या संगीत और नृत्य केवल त्योहारों के लिए होते हैं या वे जीवन के अन्य पहलुओं से भी जुड़े होते हैं। साथ ही वह असम की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा और इसके विभिन्न नृत्य रूपों के बारे में भी सोच रही होगी। ख, बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है, कैसे? बिहू असम का प्रमुख त्योहार है जो खेती और मौसम से जुड़ा हुआ है। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। रोंगाली बिहू बैसाख के महीने में जब किसान नई फसल की बुआई करते हैं, काटी बिहू अक्टूबर में जब फसल बढ़ रही होती है, और भोगाली बिहू जनवरी में जब फसल कटाई के बाद उत्सव मनाया जाता है। इन सभी पर्वों का सीधा संबंध कृषि से है, जिसमें किसान अपनी मेहनत के फल का आनंद लेते हैं और भविष्य की अच्छी फसल की कामना करते हैं। ग, ऐसा लगता है कि भारत में जाने के बाद भी एंजेला के मन में असम ही छाया हुआ था। पाठ से इस कथन के समर्थन के लिए कुछ उदाहरण खोजकर लिखिए। भारत से लौटने के बाद भी एंजेला असम की यादों में डूबी रही। वह लंदन में भी चलते फिरते, खाते पीते और खेलते समय नृत्य करती रहती थी। उसने अपनी कक्षा में असमिया नृत्य का प्रदर्शन किया और अपनी माँ द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो को बार बार देखती रही। इससे स्पष्ट होता है कि असम की सांस्कृतिक विरासत ने उस पर गहरा प्रभाव डाला था। घ, समय के बदलने के साथ साथ सत्रिय नृत्य की परंपरा में क्या बदलाव आया है? पहले सत्रिय नृत्य केवल वैष्णव मठों में पुरुष साधु किया करते थे, लेकिन 20वीं शताब्दी के मध्य में कुछ साधु मठों से बाहर आकर इसे आम लोगों को सिखाने लगे, जिससे पुरुष और महिलाएं दोनों इसे करने लगे। शुरुआत में महिलाओं को सत्रिय नृत्य करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे समाज में बदलाव आया और अब महिलाएं भी इस नृत्य को मंच पर प्रस्तुत कर सकती हैं। निबंध की रचना। गुवाहाटी के एक होटल में सामान्य होने के बाद वे उसी शाम पास के एक गांव मलंग में गए। गांव पहुंचने पर मां ने एंजेला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। इन वाक्यों में बिहू और असम का ऐसा रोचक और सरस वर्णन किया गया है कि लगता है मानो हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं। इस निबंध में वस्तु, घटना, प्रदेश आदि का वर्णन किया गया है। इसमें जो कुछ भी स्वयं देखा गया है उसका वर्णन किया गया है। इस प्रकार के निबंधों में घटनाओं का एक क्रम होता है। इनमें आम जीवन की बातें होती हैं। इनकी भाषा सरल होती है। उदाहरण के लिए होली, दीपावली आदि के बारे में बताना। इस पाठ को एक बार फिर पढ़िए और इसकी बनावट पर ध्यान दीजिए। इस पाठ की विशेषताएं पहचानिए और अपनी कक्षा में साझा कीजिए और लिखिए। जैसे इस पाठ में लंदन से यात्रा शुरू करने से लेकर वापस लंदन पहुंचने तक के अनुभवों का वर्णन किया गया है। यह निबंध असम की सांस्कृतिक समृद्धि और एंजेला की यात्रा के अनुभवों को क्रम से प्रस्तुत करता है। इसमें लंदन से शुरू हुई यात्रा का विस्तार से वर्णन किया गया है, जहां एंजेला और उसकी मां असम के विभिन्न स्थानों जैसे गुवाहाटी, मलंग गांव और सत्रों की यात्रा करती हैं। निबंध की सबसे बड़ी विशेषता इसका क्रमबद्ध वर्णन है, जिससे पाठक को पूरी यात्रा का स्पष्ट चित्र मिलता है। असम के प्राकृतिक सौंदर्य, वहां के लोक नृत्य, संगीत, वेशभूषा
और परंपराओं का सजीव चित्रण किया गया है। भाषा सहज, प्रवाहमयी और प्रभावशाली है, जो न केवल जानकारीपूर्ण है बल्कि रोचक भी बनाती है। निबंध में एंजेला के अनुभवों, विचारों और भावनाओं को विशेष रूप से बताया गया है। उसने असम में बिहू और सत्रिया नृत्य को न केवल देखा बल्कि उसमें रुचि भी ली। पाठ में यह दर्शाया गया है कि कैसे असम की संस्कृति ने एंजेला को गहराई से प्रभावित किया और वह लौटने के बाद भी इसे याद करती रही। निबंध में केवल यात्रा का वर्णन नहीं है, बल्कि इसमें असम की सांस्कृतिक विरासत, बिहू उत्सव और सत्रिया नृत्य के ऐतिहासिक बातों को भी विस्तार से बताया गया है। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि समय के साथ सत्रिया नृत्य की परंपरा में बदलाव आया और महिलाओं को भी इसमें स्थान मिला। यह निबंध असम की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाने वाला एक रोचक और प्रेरणादायक पाठ है। इसमें न केवल एक प्रदेश की परंपराओं का वर्णन किया गया है, बल्कि यह भी दिखाया गया है कि कैसे कोई भी संस्कृति लोगों को जोड़ सकती है और उनकी रुचि को प्रभावित कर सकती है। अनुमान और कल्पना से अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। क, बिहू नृत्य और इसके उत्सव से अचंभित एंजेला और उसके परिवार ने इसके साथ साथ लजीज पकवानों का पूरा आनंद लिया। एंजेला और उसका परिवार बिहू नृत्य और उसके उत्सव को देखकर अचंभित क्यों हो गया? एंजेला और उसका परिवार बिहू नृत्य और उत्सव को देखकर अचंभित हो गए क्योंकि यह एक रंग बिरंगा, उल्लास से भरा और ऊर्जा से भरपूर नृत्य था। बिहू उत्सव के दौरान लोग पारंपरिक वेशभूषा में सजते हैं, नृत्य और संगीत का आनंद लेते हैं और आपसी खुशी को साझा करते हैं। इस त्योहार की चहल पहल, लोक संगीत, वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि और पारंपरिक पकवानों ने एंजेला और उसके परिवार को मंत्रमुग्ध कर दिया होगा। ख, जब तक एंजेला कुछ समझ पाती तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। एंजेला और उसकी माँ एलेसेंड्रा ने भारत की यात्रा से पहले कौन कौन सी तैयारियां की होंगी? भारत की यात्रा से पहले एंजेला और उसकी माँ एलेसेंड्रा ने कई तैयारियां की होंगी। सबसे पहले उन्होंने असम की संस्कृति, मौसम और वहाँ की परंपराओं के बारे में जानकारी जुटाई होगी। एलेसेंड्रा ने फिल्मांकन के लिए कैमरा और अन्य उपकरण तैयार किए होंगे। उन्होंने यात्रा के लिए आवश्यक सामान, कपड़े और आवश्यक दवाइयाँ भी पैक की होंगी। उन्होंने असम में अपने संपर्कों से पहले ही बात कर ली होगी ताकि यात्रा के दौरान उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो। ग, वहाँ एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था। बिहू नृत्य के लिए बरगद के पेड़ के नीचे मंच क्यों बनाया गया होगा? बिहू नृत्य के लिए बरगद के पेड़ के नीचे मंच इसलिए बनाया गया होगा क्योंकि यह पेड़ विशाल, छायादार और ग्रामीण प्रवेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। असम में पारंपरिक रूप से लोग पेड़ों के नीचे इकट्ठा होकर सामूहिक कार्य करते हैं, जिससे यह स्थान सांस्कृतिक आयोजनों के लिए आदर्श बन जाता है। इसके अलावा खुले आसमान और प्राकृतिक वातावरण में नृत्य करने से एक सुंदर और उत्साहपूर्ण माहौल बनता है, जो बिहू की मस्ती और उमंग को और भी बढ़ा देता है। शब्दों की बात। नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश, अपने शिक्षकों और मित्रों की सहायता भी ले सकते हैं। असम से जुड़े शब्द। इस पाठ में अनेक शब्द ऐसे हैं जो असम से विशेष रूप से जुड़े हैं। अपने समूह में मिलकर उन शब्दों की पहचान कीजिए। इसके बाद उन्हें नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए। संकेत, असम के नृत्य, त्योहार, भाषा आदि। आपकी पुस्तक में कुछ इस प्रकार का चित्र दिया गया है और बीच में लिखा गया है असम, और इसका उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। आप चारों तरफ दिए गए स्थानों में लिखेंगे बिहू, सत्रिया, मठ, असमिया, वैष्णव मठ, चाय के बागान, और आप अपनी इच्छा से और कुछ भी लिख सकते हैं जो असम से संबंधित हो। 3 बिहू। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। यहाँ चित्र दिए गए हैं और बताया गया है कि ये 3 बिहू कब कब मनाए जाते हैं। पहले चित्र में रोंगाली या बोहाग, बैसाख सामान्यतः अप्रैल में, भोगाली या माघ, माघ सामान्यतः जनवरी में, कोंगाली या काटी, कार्तिक सामान्यतः अक्टूबर में। क, एंजेला और उसकी माँ एलेसेंड्रा कौन से बिहू के अवसर पर भारत आए थे? लिखिए। एंजेला और उसकी माँ एलेसेंड्रा रंगाली बिहू के अवसर पर भारत आए थे। यह असम में मनाए जाने वाला सबसे प्रमुख बिहू उत्सव है, जिसे नववर्ष और वसंत ऋतु के
आगमन के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान लोग पारंपरिक नृत्य करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं और आपसी खुशी साझा करते हैं। ख, तीनों बिहू के लिए लिखिए कि उस समय किसान खेतों में क्या कर रहे होते हैं। तीनों बिहू और उस समय किसान के कार्य। पहला, रंगाली बिहू, बैसाख महीना, अप्रैल। इस समय किसान खेतों की जुताई और बुवाई की तैयारी कर रहे होते हैं। यह फसल चक्र की शुरुआत होती है, जब किसान नई फसल उगाने के लिए खेतों को तैयार करते हैं और बैसाखी का आनंद मनाते हैं। दूसरा है काटी बिहू, कार्तिक महीना, अक्टूबर। इस समय किसान धान की फसल की रखवाली कर रहे होते हैं। वे अपने खेतों में दिए जलाकर कीटों से बचाव करते हैं और अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करते हैं। तीसरा और अंतिम है भोगाली बिहू, माघ महीना, जनवरी। इस समय किसान फसल की कटाई पूरी कर चुके होते हैं और नई फसल के उत्सव में व्यस्त होते हैं। यह बिहू फसल कटाई की खुशी में मनाने का समय होता है, जब लोग पारंपरिक पकवान बनाते हैं और सामूहिक भोज तथा खेलकूद का आनंद लेते हैं। पाठ से आगे अपने समूह में चर्चा कीजिए। क, रीना आंटी की एक बिटिया थी, अनु। और इसका उत्तर आप अपने अपने शब्दों में किसी भी प्रकार से दे सकते हैं। बिटिया का अर्थ है बेटी। बेटी को प्यार से बुलाने के लिए और स्नेह जताने के लिए बिटिया शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। बिटिया जैसा ही एक अन्य शब्द बिट्टो भी है। आपके घर में आपको प्यार से किन किन नामों से पुकारा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप अपनी इच्छा अनुसार अलग अलग शब्दों में दे सकते हैं। यहाँ पर एक संभावित उत्तर दिया जा रहा है। मेरे घर में मुझे लाड़ो, बिट्टी, लाली आदि शब्दों से बुलाते हैं। ख, आपके नाम का क्या अर्थ है? आपका नाम किसने रखा? पता करके बताइए। जैसे कि यहाँ पर एक संभावित उत्तर दिया जा रहा है, मेरा नाम मैथिली है। मैथिली नाम का अर्थ देवी सीता है। यह नाम मेरे दादाजी ने रखा था। वे एक साथ खेल रहे थे। आप कौन कौन से खेल अपने मित्रों के साथ मिलकर खेलते हैं? बताइए। इस प्रश्न का उत्तर भी आप अपने अपने शब्दों में अपनी इच्छा अनुसार दे सकते हैं। यहाँ पर संभावित उत्तर दिया जा रहा है, मैं अपने दोस्तों के साथ कई खेल खेलती हूँ, जैसे कि गली क्रिकेट, खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन, लुका छिपी आदि। इन खेलों को खेलते समय हमें बहुत मज़ा आता है और हम सब अच्छे से समय बिताते हैं। घ, असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। आपने इस पाठ में बिहू और सत्रिया नृत्यों के बारे में तो पढ़ा है। आपके प्रांत में कौन कौन से नृत्य प्रसिद्ध हैं? आपको कौन सा नृत्य करना पसंद है? इस प्रश्न के भी अनेक उत्तर हो सकते हैं और यहाँ पर संभावित उत्तर दिया जा रहा है, मेरे प्रांत में घूमर और कालबेलिया नृत्य प्रसिद्ध हैं। मुझे घूमर नृत्य करना पसंद है। टाइम मशीन से ऐसा लग रहा था जैसे वह आश्चर्यजनक रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो। क्या आपने पहले कभी टाइम मशीन का नाम सुना है? टाइम मशीन ऐसी काल्पनिक मशीन है जिसमें बैठकर बीते हुए या आने वाले समय की दुनिया में पहुंचा जा सकता है। टाइम मशीन को अभी तक बनाया नहीं जा सका है, लेकिन अनेक लेखकों ने टाइम मशीन के बारे में कहानियां लिखी हैं। अनेक फिल्मकारों ने इसके बारे में फिल्में बनाई हैं। क, यदि आपको टाइम मशीन मिल जाए तो आप उसमें बैठकर कौन से समय में और कौन से स्थान पर जाना चाहेंगे, क्यों? इस प्रश्न का उत्तर भी विद्यार्थी अपनी इच्छा अनुसार अपने शब्दों में देंगे। यहाँ पर संभावित उत्तर दिया जा रहा है, यदि मुझे टाइम मशीन मिल जाए तो मैं प्राचीन भारत के गुप्त काल में जाना चाहूँगी। यह समय भारतीय संस्कृति, कला, विज्ञान और साहित्य के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। मैं उस समय की शिक्षा प्रणाली, नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय, अजंता एलोरा की गुफाएं और सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन को देखना चाहूँगी। ख, आपको यदि कोई ऐसी वस्तु बनाने का अवसर मिले जो अभी तक नहीं बनाई गई है तो आप क्या बनाएंगे और क्यों बनाएंगे? इस प्रश्न का उत्तर भी आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी समझ से अपने शब्दों में देंगे और यहाँ पर संभावित उत्तर दिया जा रहा है, यदि मुझे कोई नई वस्तु बनाने का अवसर मिले तो मैं एक भविष्यदर्शी पुस्तक बनाना चाहूँगी जो भविष्य की घटनाओं की जानकारी दे सके। यह किताब लोगों को प्राकृतिक आपदाओं, स्वास्थ्य समस्याओं और आर्थिक संकटों से पहले ही बता सकेगी, जिससे वे पहले से तैयारी कर सकें। ग, क्या आपने कभी किसी संग्रहालय की यात्रा की है? संग्रहालय ऐसा स्थान होता है जहां विभिन्न कालों की प्राचीन वस्तुएं देखने को मिलती हैं। कभी कभी संग्रहालय की यात्रा भी टाइम मशीन की यात्रा जैसी लगती है।
अवसर मिले तो आप भी किसी संग्रहालय की यात्रा अवश्य कीजिए और उसके बारे में कक्षा में बताइए। इसका संभावित उत्तर है हाँ, मैंने एक बार राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली की यात्रा की थी। वहाँ मुझे विभिन्न ऐतिहासिक मूर्तियाँ, सिक्के, पेंटिंग्स और प्राचीन सभ्यताओं से जुड़ी वस्तुएं देखने को मिली। सच में संग्रहालय की यात्रा करना टाइम मशीन की यात्रा जैसा ही अनुभव देता है, जहाँ हम इतिहास को करीब से महसूस कर सकते हैं। खिलौने विभिन्न प्रकार के। एंजेला को अनु के खिलौने बहुत अच्छे लगे, जो थोड़े अलग तरह के थे। अनु के खिलौने कैसे थे? लंदन में एंजेला के खिलौने कैसे रहे होंगे? अनु के खिलौने पारंपरिक और स्थानीय कला से जुड़े थे। वे लकड़ी, नारियल की जटा, कपड़े और मिट्टी से बने थे और उनकी बनावट असम की संस्कृति को बताती थी। दूसरी ओर लंदन में एंजेला के खिलौने आधुनिक प्लास्टिक और मशीन से बने हुए होते होंगे, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक और तकनीकी विशेषताएं भी रही होंगी। आप घर पर कौन कौन से खिलौनों से खेलते रहे हैं, उनके नाम बताइए। संभावित उत्तर है मैं बचपन में गेंद, गुड़िया, कार, पहेली, लट्टू, गिल्ली डंडा, कंचे आदि से खेलती रही हूँ। भारत के प्रत्येक प्रांत में हाथ से बच्चों के अनोखे खिलौने बनाए जाते हैं। आपके यहाँ बच्चों के लिए हाथ से बने कौन कौन से खिलौने मिलते हैं? भारत के विभिन्न प्रांतों में हाथ से बनाए गए खिलौनों की अनोखी परंपरा है। मेरे क्षेत्र में लकड़ी के खिलौने, मिट्टी की गुड़िया, कपड़े के कठपुतली खिलौने, बांस से बने खिलौने मिलते हैं, जो बहुत ही सुंदर और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। भारत के बच्चे स्वयं भी अपने लिए अनोखे खिलौने बना लेते हैं। आप भी तो कागज, मिट्टी आदि से कोई ना कोई खिलौना बनाना जानते होंगे। आप अपने हाथ से बनाए किसी खिलौने को कक्षा में लाकर दिखाइए और उसे बनाने का तरीका सबको सिखाइए। संभावित उत्तर है हाँ, मैं कागज़ से हवाई जहाज़, नाव, मेंढक और पंछी बनाना जानती हूँ। एक बार मैंने मिट्टी से एक छोटी सी गाड़ी भी बनाई थी। मैं अपनी कक्षा में एक कागज़ की नाव बनाकर दिखा सकती हूँ और अपने दोस्तों को सिखा सकती हूँ कि इसे कैसे बनाया जाता है। पत्र। मान लीजिए आप एंजेला हैं, आप लंदन लौट चुकी हैं और आपको भारत की बहुत याद आ रही है। अपनी सखी अनु को पत्र लिखकर बताइए कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है। संभावित उत्तर पत्र आप अपनी इच्छा अनुसार लिख सकते हैं। प्रिय अनु, स्नेह भरा नमस्कार, कैसी हो? मैं लंदन लौट आई हूँ, लेकिन मेरा मन अब भी असम में ही बसा हुआ है। वहाँ बिताए गए खूबसूरत पल मेरी आंखों के सामने बार बार आ जाते हैं। तुम्हारे साथ खेलना, रीना आंटी के घर बैठकर बातें करना और सबसे बढ़कर बिहू और सत्रिय नृत्य सीखना, सब कुछ एक सपने जैसा लगता है। मैंने अपने स्कूल में भी बिहू नृत्य के बारे में बताया और अपनी माँ की रिकॉर्डिंग्स दिखाई। मेरे दोस्तों को यह बहुत पसंद आया। तुम्हारे खिलौने भी मुझे बहुत याद आते हैं, वे कितने अलग और अनोखे थे। काश मैं फिर से आकर तुम्हारे साथ खेल पाती। माँ कह रही थी कि शायद अगली छुट्टियों में हम फिर भारत आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं सबसे पहले तुम्हारे पास दौड़ी चली आऊँगी। तुम्हारी चिट्ठी का इंतज़ार रहेगा। अपनी माँ पिताजी को मेरा नमस्कार कहना। तुम्हारी मित्र एंजेला। क्या आपने कभी डाक टिकट देखा है? संसार के सभी देश डाक टिकट जारी करते हैं। भारत का डाक विभाग भी समय समय पर डाक टिकट जारी करता है। डाक टिकट किसी देश की संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध कराते हैं। इसलिए अनेक लोग देश विदेश के डाक टिकटों को एकत्रित करना पसंद करते हैं। नीचे भारत के विभिन्न लेखकों के सम्मान में जारी किए गए कुछ डाक टिकटों के चित्र दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। आपको इनमें से कौन सा डाक टिकट सबसे अच्छा लगा और क्यों? इस प्रश्न के अलग अलग कई उत्तर हो सकते हैं। यहाँ पर संभावित उत्तर दिया जा रहा है। मुझे सबसे अच्छा पोस्ट कार्ड सुमित्रा नंदन पंत जी का लगा, क्योंकि ये हिंदी साहित्य के महान कवि हैं जिन्होंने प्रकृति के बारे में बहुत ही सुंदर कविताएं लिखी हैं। डाक टिकटों पर लेखकों के बारे में कौन कौन सी जानकारी दी गई हैं? उपर्युक्त डाक टिकटों पर लेखकों का छायाचित्र है तथा हिंदी और अंग्रेजी में उनका नाम लिखा हुआ है। इसके साथ ही टिकट जारी होने के वर्ष तथा लेखकों के जन्म और मृत्यु के वर्ष की जानकारी भी दी गई है। आज की पहेली। आज हम आपके लिए लाए हैं
कुछ असमिया पहेलियाँ। हो सकता है इनमें से कुछ पहेलियों को पढ़कर आपको लगे, अरे ये पहेली तो मेरे घर पर भी बूझी जाती है। तो कुछ पहेलियाँ आप पहली बार बूझेंगे। तो आइए आनंद लेते हैं इन रंग बिरंगी पहेलियों का। पहली असमिया पहेली है हाथीर दांत कदमर पात, और हिंदी की पहेली है हाथी के दांत सी कदम्ब के पात सी। संकेत यहाँ पर चित्र दिया गया है। दूसरी पहेली है पानी आसे मांस नाई, हाबी आसे बाघ नाई, पानी है पर मछली नहीं, जंगल है पर बाघ नहीं। तीसरी पहेली आई बुलीले ने लागे, बोपाई बुलीले लागे, और हिंदी की पहेली है लग लग कहे तो ना लागे, बेलग कहे लग जाए। चौथी पहेली है सय चरण कृष्ण वरण, पेट काटिलेऊ नाई मरण, काला तन और 6 हैं चरण, पेट कटे पर भी ना मरण। और इन पहेलियों के उत्तर हैं, पहली पहेली का उत्तर है मूली, दूसरी का नारियल, तीसरी का होंठ और चौथी का चींटी। कक्षा 6, 7 व 8 के पाठ्यक्रम से संबंधित नोट्स आप मेरी वेबसाइट www.madhukalash.in से प्राप्त कर सकते हैं। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधुकलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।